हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेलेंसी आईएएस पे स्वागत है। मैं संतोष शर्मा आपके लिए हिस्ट्री का अगला वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको स्टोन एज पाषाण युग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था और उसमें बोला था कि आपको मैं अगले क्लास में स्टोन एज के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एज के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हम हिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं। हिस्ट्री पढ़ने का हमारा सोर्सेज क्या है, हम हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हैं, हिस्ट्री है क्या, व्हाट इज हिस्ट्री। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले तो बात ये आता है कि हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री मीन्स, हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री देखो इतिहास। इति मीन्स क्या होता है, बीता हुआ, और हास मीन्स कथा, बीते हुए कहानियों को, बीते हुए चीजों को पढ़ने को ही इतिहास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कल जो हो चुका है वो भी हमारे इतिहास में आता है, ठीक है। स्टडी ऑफ पास्ट एट प्रेजेंट, जो हम वर्तमान में अपने बीते हुए कल को पढ़ते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। तो यहाँ देखो, इतिहास को इसकी सुविधा के लिए इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, एंशियंट, मिडियाइवल और मॉडर्न, राइट। लेकिन इसका कोई वैसा टाइम फ्रेम नहीं है। जैसे अगर इंडियन हिस्ट्री का हम बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री जो है वो आपका अलग अलग फेज, इंडिया में हिस्ट्री को एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न को जो हमारे यहाँ जो आक्रमणकारी थे, जो हमारे यहाँ जो इन्वेडर्स आए, उस बेसिस पे रखा गया है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जब आपको 700 यानी कि 8th सेंचुरी की बात करें, 8th सेंचुरी यानी कि सबसे पहले कब, 712 एडी। 712 एडी में जब सबसे पहले हमारे यहाँ मुस्लिम अटैक हुआ, मुस्लिम इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, तो इस समय के बाद के पीरियड को लगभग क्या बोला जाने लगा, मिडाइवल। और जब आपका 1600 या अगर आप बोले तो 1498 नहीं, 1498 में पोर्तुगीज आए थे, लेकिन मुगल के बाद यानी कि उत्तर मुगल 1600 से 1600 या आप बोल सकते हैं 1700 से 1700 के बाद से आपका क्या आ जाता है, लगभग मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि जब यूरोपियन का अटैक हुआ, जब यूरोपियन इन्वेडर्स और जब यहाँ पे पूरी तरह से अपना राज करने लगे, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, आधुनिक भारत, ठीक है ना। और बीच में क्या था आपका, मध्य भारत और फिर प्राचीन भारत। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग आप देख सकते हो। जैसे अगर हम मिडाइवल हिस्ट्री का बात करें, तो अगर हम इसका यूरोपियन में बात करें तो यूरोप में मिडाइवल हिस्ट्री को डार्क फेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। वहां पे क्या है, इसे हम लोग डार्क फेज, अंधेरा जो वहां पे था पूरी तरह से। इसमें अंधेरा क्यों था, क्योंकि इसमें वहां पे जो शासन था मतलब 3 पार्ट में डिवाइड था। राजा भी राजा था, बड़े बड़े पूंजीपति जिसको कि लैंडलॉर्ड्स बोला जाता था, लैंडलॉर्ड्स, और तीसरा चर्च। ये तीनों आपस में, ये तीनों मिलकर रूल करते थे और पूरी तरह से चाओस वहां पे था। तो ये सब के कारण वहां पे क्या होता है, इसी को वहां का डार्क फेज बोला जाता है, और हमारे यहाँ इंडिया में इसे मिडाइवल इंडिया बोला जाता है, ठीक है ना। तो उस जैसे वहां पे आपको क्या 13th 14th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में क्या हुआ, मेनली रेनेसेंस हुआ। तो उसके बाद वहां पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से हम फेजेज जो हैं वो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग टाइम पीरियड पे मिलेंगे। लेकिन मेनली अगर आप देखें तो जैसे आप पढ़ते हैं बिफोर क्राइस्ट, और एक होता है ईसापुर और एक होता है ईसाबाद। तो वही आपका 1st सेंचुरी एडी जो होता है, इस तरह से आप हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले तो बात आता है कि हिस्ट्री है क्या, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट that and throws light on various past events of significance which shaped and evolved human experiences। मतलब कि ये क्या है, यह पास्ट का स्टडी है और ये पास्ट के इवेंट्स पे लाइट थ्रो करता है, ये पास्ट के इवेंट्स पे प्रकाश डालता है और हमें बताता है कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ह्यूमन पास्ट से अपने आप को कैसे इवोल्व करते आए हैं, कैसे चेंजेस करते आए हैं और कैसे समय के साथ बदलते रहे हैं और खुद को इस जो परिवर्तन के साथ अपने आप को ढाल। जैसे पहले फायर नहीं था, फिर फायर आया, फिर और ऐसे कैसे चेंजेस होते होते आज हम लोग कितना डेवलप करते जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताता है और उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है ना। अगर हम प्री हिस्ट्री का बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रागैतिहासिक,
गैतिहासिक। इसका मतलब क्या हुआ कि इतिहास का वो पार्ट, इतिहास का वो हिस्सा जिसमें लिपि नहीं था, मतलब कि जिसमें लिखावट नहीं था, जिसमें कुछ, जिसका कुछ भी लिखा हुआ एविडेंस हमारे पास नहीं है, इसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री। जैसे कि आपका स्टोन एज, ठीक है ना। स्टोन एज जो पाषाण युग है, पाषाण युग का हमारे पास लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। अगर जो हमारे पास, जो हम पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो ये सब कैसे हासिल करते हैं? ये सब हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है, जो पेंटिंग्स मिला है, केव्स मिले हैं, डेड बॉडीज मिले हैं, ये सब के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं। समझ में आ गया? अगर हम दूसरा बात करें, क्या? प्रोटो हिस्ट्री। तो अगर हम प्रोटो हिस्ट्री का बात करते हैं, तो प्रोटो हिस्ट्री उस पार्ट को बोला जाता है जहां पे लिपि तो है, यानी कि राइटिंग तो है, लेकिन उस राइटिंग को कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है ना, उसको कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोटो हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, राइटिंग है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक। इस मतलब कि इस टाइम का हमारे पास लिपि है, राइटिंग है, लेकिन उसे कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है। ये होता है प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या है? जो आपको सारा कुछ राइटिंग में अवेलेबल है, सब कुछ आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, उस लिपि को पढ़ पा रहे हो, ये सारा कुछ आपका हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो अब बात होता है कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में कैसे जानकारी हासिल करें, बीते हुए कल के बारे में क्या जानकारी हम कैसे हासिल कर पाए, हमारे पास सारा जानकारी कैसे मिला? तो बीते हुए कल के बारे में, हमारे पास हिस्ट्री के बारे में हम मेनली दो तरह से जान पाए हैं। दो चीजें हैं जो हमें जानने में मदद की है। पहला क्या है? नॉन लिटरेरी सोर्सेज, और दूसरा क्या है? लिटरेरी सोर्सेज। यानी लिटरेरी सोर्सेज मीन्स जो लिखा हुआ अवेलेबल है हमारे पास, और नॉन लिटरेरी मीन्स लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि आपको डेड बॉडीज मिल गया, केव्स मिल गया, ये सारा कुछ क्वाइंस मिल गया, ये सब जो भी मिले हैं, पोट्री मिल गया। तो ये सब जो आपका पोट्री, बर्तन हो गया, क्वाइंस हो गया, डेड बॉडीज हो गए, हाउसेज रिमेन्स हो गए, केव पेंटिंग्स हो गया, तो ये सब जो आपको मिला है ना, ये क्या आता है? नॉन लिटरेरी। और लिटरेरी में क्या है? लिटरेरी भी दो पार्ट में अगर आप देखो तो इसको डिवाइड है, कौन कौन सा? एक होता है सेक्युलर और एक होता है नॉन सेक्युलर। जैसे कि जो रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे कि आपका जो जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म का बुक्स जो हैं, वो आपका नॉन सेकुलर हो गए। रिलीजियस बुक, उसमें भी हमें उसमें का बहुत सारा जानकारी मिलता है। जैसे कि आपका पिटका जो है, त्रिपिटका जो है, ठीक है, कौन कौन सा? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ये आपको, इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। आपका फिर क्या है? जातका स्टोरीज। उसी तरह आपका जैनिज्म में अंगाज जो है, ये सारा कुछ मिलता है हमें। अगर हिंदुइज्म में देखें तो वेदाज हुआ, पुराणाज हुआ, उपनिषद हुआ, आरण्यकाज हुआ, तो ये सब से हमें सारा जानकारी मिलता है, ठीक है ना। अगर हम सेकुलर का बात करें तो बहुत सारे ऐसे बुक जो धर्म पर आधारित नहीं है, जैसे अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य, आपका है राजतरंगिणी का, क्या है? कलहन का राजतरंगिणी है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। ये सब जो बुक है वो हमें बताते हैं, सेकुलर वे में बताते हैं, कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। और इसी तरह और क्या लिटरेरी सोर्सेज में आपका आता है? फॉरेन ट्रेवलर्स का जो बुक है, जैसे आपका मेगास्थनीज, मेगास्थनी क्या लिखा था? इंडिका। उसमें सारा आपको मॉडर्न सब के बारे में जानकारी मिलता है। जो अलेक्जेंडर ये सब के साथ जो हिस्टोरियंस आए थे, वो सब जो यहाँ के बारे में लिखे हैं, ये सारा कुछ के बारे में हमें जानकारी मिलता है। आप जो चाइनीज ट्रेवलर्स आए हैं, मोरक्कन ट्रेवलर्स आए हैं, सारे जो ट्रेवलर्स आए हैं वो सबसे हमें, जैसे आपको एक देश में जो आपका इब्न बतूता, जो उन्होंने अपना रेहला बुक लिखा, उससे हमें जानकारी मिलती है। तो ये सारा कुछ जो है इससे हमें सोर्सेज का मिलता है। तो आइए हम इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। जैसे नॉन लिटरेरी सोर्सेज में क्या है? कॉइन्स। एंशिएंट इंडियन करेंसी क्या था? पेपर के फॉर्म में नहीं था, जैसे अभी हम लोग पेपर के फॉर्म में देते हैं, उसमें नहीं था। उसमें क्या था? क्वाइंस के रूप में होता था। वो क्वाइंस जो है वो लंबा रहता था। आप कहीं के म्यूजियम है, जैसे दिल्ली म्यूजियम हुआ, पटना म्यूजियम हुआ, और सब म्यूजियम है, वहाँ पे आपको सारे हिस्टोरिकल क्वाइंस आपको अलग अलग टाइम के लिखे हुए, रखे हुए मिलेंगे। क्वाइंस जो है वो आपको इंडिया में ही सिर्फ नहीं मिला, इसमें जैसे इंडिया में जो क्वाइंस मिला है उस पर सिम्बॉल्स, अलग अलग चिन्ह हैं, वो पंच मार्क्ड है। पंचिंग क्या हुआ? क्वाइंस है जो कि
सिल्वर कॉपर से बना हुआ है। बाद में जैसे जैसे और आगे टाइम बढ़ा तो फिर राजा जो थे वो अपना नाम क्वाइंस पे लिखवाने लगे। उसके बाद क्वाइंस पे गॉड्स भी काफी छपने लगा, अलग अलग गॉड्स का उसमें इमेजेस रहता था। क्वाइंस पे फिर डेट्स कब कब का क्वाइंस है, तो इससे हमें बहुत कुछ पता। जैसे एक क्वाइंस है समुद्रगुप्ता का, जिसमें समुद्रगुप्त जो है वो बीना बजा रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त म्यूजिक का प्रेमी था, वो म्यूजिक उसको बहुत पसंद था, उसको बीना बजाना पसंद था। तो हमें इससे पता चल गया नहीं समुद्रगुप्त के बारे में। इसी तरह समुद्रगुप्त के जो गुप्ता ने जो क्वाइंस मिला, जिसमें गॉडेस लक्ष्मी का है, गॉडेस विष्णु, गॉड विष्णु का है, लॉर्ड शिवा का है, ये सब का इमेज है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो लोग कौन कौन से देवताओं की पूजा करते थे, ये सब हमें पता चलता है। तो ये सारा कुछ यहाँ से हमें पता चल जाता है। इसके अलावा जैसे मौर्यन क्वाइन जो है वो दूसरे दूसरे जगह पे भी मिला है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ ये रीजन का सर्कुलेशन कहाँ तक था। उससे ये पता चलता है कि ये लोग ट्रेड वहाँ करते थे। ये सारा कुछ के बारे में हम लोग को डिटेल में क्वाइंस में बहुत कुछ, एक छोटा सा क्वाइन जो है वो बहुत कुछ, बहुत सारा कहानी हमें कह देता है। ठीक है ना। जैसे आप बात करते हो कि आर्कियोलॉजिस्ट, एक क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, और एक होते हैं हिस्टोरियन, राइट। तो क्या आप बता सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में अंतर क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में अंतर क्या होता है? सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो सारे जो एविडेंसेस जो मिलते हैं हिस्ट्री में उसको स्टडी करते हैं, एविडेंसेस को स्टडी करते हैं, कौन से समय का है, कार्बन डेटिंग करते हैं, सारा कुछ टाइम के बारे में पता लगाते हैं सब। और हिस्टोरियन जो हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा मिले हुए सामानों को के ऊपर क्या थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, बताते हैं कैसे क्या लोग रहते होंगे, क्या क्या थ्योरी है, ये सारा कुछ तैयार करते हैं। तो यही होता है, और यही मतलब कि इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का। ये क्या करते हैं, पुराने चीजों का स्टडी करते हैं, और हिस्टोरियन जो होते हैं वो उस पर थ्योरी तैयार करते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में मेजर डिफरेंस होता है। आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स जो हमें मिलता है ये किस में आता है, नॉन लिटरेरी सोर्सेज में आता है। तो इससे क्या होता है, वो कितना पुराना है, कब का है, उसका क्या स्टाइल था, कैसे, जैसे स्टोन एज का जो हमें केव पेंटिंग से सब मिला है, जैसे भीम बेटका में मिला है ये सब में, तो उससे हमें वहाँ उस समय के लोगों के बारे में पता चला, वो उस समय का बनाए हैं, तो ये सारा कुछ उसके बारे में पता चला है। इसके बाद अब जैसे जो मटेरियल रिमेन जो हमें रिकवर हुआ है, एक्सकैवेशन, खुदाई, ये सब से, तो उससे वहाँ के बारे में, लोगों के बारे में पता चलता है। जैसे ये डेट्स जो है वो रेडियो कार्बन के अनुसार फिक्स हम करते हैं, कितना पुराना है, उससे हम पता चलता है कि सिविलाइजेशन कितना पुराना होगा, उसमें यहाँ पे कितने पहले से लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें कितना लोग डेवलप थे, ये सारा कुछ पता चल जाता है। जैसे हड़प्पन पीरियड के बारे में वहाँ के लोग कैसे रहते थे, ये सारा कुछ हमें पता चला है। जैसे ग्रेट बाथ है सब मिला है वहाँ पे, तो इससे पता चला है वहाँ का जो ग्रिड सिस्टम मिला है, टाउन प्लानिंग मिला है, जो कि हम लोग पढ़े हैं, तो उससे पता चलता है कि लोग कितने डेवलप्ड हैं। जैसे मेगालिथ्स, मेगालिथ्स क्या होता है, ये आप जब संगम एज पढ़ोगे तो इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। मेगालिथ्स का मेगा मीन्स क्या होता है, बड़ा, लार्ज, ठीक है। और लिथ्स मीन्स क्या होता है, स्टोन, यानी कि बड़े बड़े स्टोन। जैसे वहां पे डेड बॉडी के ऊपर में बड़े बड़े स्टोन को रखा जाता था, तो ये वहां के लोगों के बारे में बताता है, जो कि मेनली 300, जैसे संगम एज कब से कब तक स्टार्ट हुआ साउथ इंडिया में, अगर हम बात करें संगम एज का, तो संगम एज जो है हम आगे हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। संगम एज वहां पे मेनली 300 BC से 300 AD के बीच में है। इससे पहले के वहां वो ये टाइम को क्या बोलते थे, मेगालिथिक एज, ठीक है ना, मेगालिथिक एज बोला जाता था। तो ये सारा कुछ उधर के लोगों के बारे में, रहन सहन को बताता है। हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब हम लोग को प्लांट के रेसिड्यूज जो होते हैं ये सब से हमें पता चल जाता है, और इवन कि पोलन एनालिसिस के थ्रू भी सारा कुछ हमें पता चल जाता है। उसके बाद आता है इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, अब एक बात, एक होता है इंस्क्रिप्शंस, एक होता है स्कल्पचर, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पचर्स में क्या अंतर है? इंस्क्रिप्शंस जो है या प्रशस्ति जो है वो क्या होता है, ये आपको, जैसे आप देखो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में प्रशस्ति जो स्टोन सब पे लिखा गया, इंस्क्रिप्ट किया गया है, छापा गया, इंटरप्रिटेशन किया गया है, एपिग्राफिक किया गया है। तो हार्ड सरफेसेज जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, सब पे लिखा जाता है। जैसे राजा लोग अपने अचीवमेंट को लिख देते हैं, आइडियाज को लिख देते हैं, रॉयल ऑर्डर्स को लिख देते हैं, तो सब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है।
और वही अगर हम स्कल्पचर का बात करें तो ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट ऐसा पे जो लिखा जाता है उसको हम लोग स्कल्पचर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही इंस्क्रिप्शन आपका है, जैसे कि अशोका का मेजर रॉक एडिक्ट्स है, रॉक इंस्क्रिप्शन है। तो उसमें वो क्या करते थे, रॉक पे वो सारा रॉयल डिक्री जैसे क्या बोलते हैं, हम तुम्हारे पिता के समान है, राजा पिता समान सब कुछ, तो वो यही सब कुछ बताया जाता है। अब अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो इसमें दो होता है, एक आपका रिलीजियस जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, और दूसरा होता है सेकुलर लिटरेरी, एक रिलीजियस और एक सेकुलर, ठीक है। और तीसरा क्या होता है फॉरेन अकाउंट्स, जो फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे या फॉरेन में हम लोग जाते थे, तो इस समय का सब कुछ ये बताया गया है और ये सारा कुछ हमें इससे पता चलता है। वही एंशिएंट हिस्ट्री जो है, राइटिंग के इन्वेंशन से पहले जो था प्री हिस्ट्री, उसके बाद आपका क्या हुआ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ, हम ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड है, इसमें राइटिंग तो डेवलप हुआ लेकिन उस राइटिंग को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, अभी तक उसको डिसिफर नहीं कर पाया है। जैसे कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, जिसे कि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, और ये सारा कुछ वहीं जो इसका एग्जिस्टेंस क्या है मेसोपोटामियन राइटिंग में मिला है, जहाँ के लोग इसको पढ़ पाए हैं। तो ये सारा कुछ इसको बोला जाता है वैदिक, इवन कि वैदिक सिविलाइजेशन को भी प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया, क्योंकि बहुत कुछ जो वैदिक सिविलाइजेशन का है लोग नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ उसी का पार्ट है, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। हिस्ट्री उस एरिया पार्ट को बोलते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ बताया गया है, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, जिसका जो लिपि है स्कल्पचर है सब कुछ को हम लोग पढ़ पाते हैं। सारा कुछ जो हमारा, जैसे आपका देवनागरी हुआ, जैसे अशोका के टाइम में देवनागरी स्क्रिप्ट में आपका क्या है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, अशोका के टाइम में सॉरी आपको सब कुछ ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, ठीक है। उसके अलावा वो और क्या में लिखता था, खरोष्ठी में लिखता था, ठीक है। आर्कमेनियन स्क्रिप्ट में भी लिखा है। तो ये सारा कुछ हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, सबको अच्छे से जान गए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हिस्ट्री बोला जाता है। अब अगर हम लोग जियोलॉजिकल एजेज जो होता है, अलग अलग एजेज है, उसके टाइप्स और टेक्नोलॉजी के आधार पर स्टोन्स को पढ़ते हैं, टूल्स को पढ़ते हैं, उस बेसिस पे हम भारत का बात करें तो भारत के स्टोन एज को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। भारतीय स्टोन एज को मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको पहला क्या है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज को क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, ठीक है ना। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण युग, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज कब से 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। अगर हम मेसोलिथिक और क्या बोलते हैं, लेट स्टोन एज भी बोला जाता है, ये आपका 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक रहा था। उसके बाद आपका क्या है चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक क्या है आपका न्यू स्टोन एज यानी कि नव पाषाण युग, नव पाषाण युग, ये आपका 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक रहा था। उसके बाद आपका आता है ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, ठीक है ना। ताम्र पाषाण युग जो है वो कब से कब तक है 3000 बीसी से 500 बीसी तक। आयरन एज लौह युग जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, यानी कि इसी समय आपका जो वैदिक सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था, वैदिक सिविलाइजेशन इस समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं सबको बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, आपको सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैलियोलिथिक एज को, ठीक है ना। तो पैलियोलिथिक क्या बोलते हैं, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, यानी कि शिकार करने वाले शिकारी होते थे। ये लोग क्या करते थे, फूड के लिए फूड को गैदर करते थे, इधर उधर घूमते रहे, कहीं से खाना मिल गया, खानाबदोश जिसको हम लोग बोलते हैं, शिकार करना एवं खानाबदोश, खाने के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे, यही इनका काम होता था। पैलियोलिथिक वर्ड जो कहां से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। पैलियो मीन्स क्या होता है ओल्ड, और लिथिक मीन्स क्या होता है स्टोन, यानी इसलिए इसको बोलते हैं क्या पूरा, पूरा पाषाण। पूरा का मतलब क्या होता है पुराना,
और पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी कि पूरे पुराना पत्थर का युग, पूरा ओल्ड पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज, इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज हम लोग बोलते हैं। ओल्ड स्टोन एज का अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, क्या क्या यहाँ पे मेन क्या, तो बोले तो ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। और ये लोग क्या है, ओपन एयर में खुले हवा में रहते थे, रिवर वैली के किनारे रहते थे, केव्स में रहते थे और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। मीन्स जहां इनको रहने का मिल गया वहीं पे लोग रह जाते थे, इसीलिए इनको शिकारी और खानाबदोश बोला जाता था। ये लोग क्या होते थे, खानाबदोश होते थे, फूड गैदरर्स होते थे। ये लोग जंगली फल फूल खाते थे और ये लोग हंटिंग पे जिंदा रहते थे, शिकार पे जिंदा रहते थे। इनके पास हाउसेज का नॉलेज नहीं था, ये घर नहीं बनाते थे, सबसे बड़ी बात है। इनके पास बर्तन का नॉलेज नहीं था, इनके पास कृषि का नॉलेज नहीं था, ये सब किसी भी चीज का नॉलेज नहीं था। और ये सब जो फायर भी इवन की लेटर स्टोन एज में, जो पैलियोलिथिक एज का जो है, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, तो मेनली मिडिल पैलियोलिथिक एज में फायर डिस्कवर्ड हुआ था। अपर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, एविडेंस ऑफ आर्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग वो भी क्या, नेचुरल पेंटिंग, कहीं कहीं पे ब्लड से पेंट किया हुआ है, कहीं कहीं पे पेड़ पौधा से पेंट किया, जैसे पेड़ कोई हरा हरा पेड़ का जो निकलता है, रेड रेड निकलता है, वो सबसे नेचुरल पेंटिंग किया हुआ था। ह्यूमंस यूज्ड अनपॉलिश्ड रफ स्टोन, इसमें जो स्टोन जो ये लोग यूज करते थे अनपॉलिश्ड होता था, रफ होता था, जिसको कि लोग हैंड एक्स कुल्हाड़ी बनाते थे, चॉपर्स बनाते थे, काटने वाला ब्लेड्स बनाए, बोरिंग्स और स्क्रैपर्स जो बनाते थे, वो बहुत अनपॉलिश्ड होता था, बहुत ही भारी भरक्कम टाइप का होता था। पैलियोलिथिक में जो क्या क्वार्टेजाइट मैन बोला जाता था, क्योंकि ये स्टोन टूल जो होता था वो बहुत ही जो पत्थर होता था बहुत ही हार्ड होता था, क्वार्टेजाइट का बना होता था, इसीलिए भारतीय जो पैलियोलिथिक मैन है उनको क्वार्टेजाइट मैन भी बोला गया है। ओल्ड स्टोन एज जो है उसको 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन फेज, पहला जो है आपका लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक में कब तक है, 5 लाख से 1 लाख बीसी तक। मिडिल पैलियोलिथिक कब से कब तक है, 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। और अपर पैलियोलिथिक एज कब से कब तक है, 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। इस तरह से ये डिवाइडेड है। ये देखिए पैलियोलिथिक एज का टूल्स है, देखिए कितना बड़ा बड़ा ये सब टूल्स है और कितना अनइवन है, अनपॉलिश्ड है, पॉलिश भी नहीं किया हुआ, यही आपका टूल्स है। अगर हम लोअर पैलियोलिथिक एज का बात करें, जिसको कि अर्ली पैलियोलिथिक एज भी बोला जाता है, तो इसका बहुत बड़ा पार्ट आइस एज का पार्ट था, ठीक है ना। आइस एज जो था आपका उसी का ये पार्ट था। इसमें क्या थे, हंटर और फूड गैदरर्स थे। टूल्स जो था हैंड एक्स यूज करते थे, चॉपर्स और क्लेवर्स। लेकिन ये लोग बहुत एज जो स्टोन्स जो था, ये लोग जो वेपन जो हथियार यूज करते थे वो बहुत भारी होता था और बहुत ही रफ होता था, अच्छे से पॉलिश नहीं होता था और बहुत ही भारी होता था, लेकिन इनके लिए ज़्यादा यूज का नहीं होता था। अगर जो इंडिया में सबसे अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट कहीं पे है तो वो कहाँ है, बोरी महाराष्ट्र में। इसको आप लोग ध्यान रखना, याद रखना, कहाँ पे है, बोरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जगह है बोरी, वो सबसे अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट है। ये कब से कब तक मेनली था, 5 लाख बीसी से कहीं पे 50,000 बीसी आपको मिलेगा, कहीं पे 1 लाख बीसी लिखा हुआ मिलेगा। तो देखो आप लोग टाइमिंग से ना डिस्टर्ब मत होना, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल सकता है, समझ गए ना, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारा डाउट है। एंशिएंट कोई एक हिस्टोरियन अलग, हर एक हिस्टोरियन अलग अलग अपने स्टेटमेंट दिए हैं, अपने रिसर्च के अनुसार, अपने स्टडी के अनुसार दिए हैं। तो आपको टाइम पे ज़्यादा नहीं जाना है, टाइम पीरियड पे नहीं जाना है, आपको मेनली वहाँ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या मिला है, ये सब ध्यान रखना है। इस समय क्या क्या यूज होता था, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मेनली यूज होता था टूल्स को बनाने के लिए। अगर मेजर साइट्स का हम बात करें लोअर पैलियोलिथिक एज का इंडिया में कहाँ कहाँ पे साइट्स है, कहाँ कहाँ पे मिले हैं इसके, तो सोन और सोहन रिवर वैली पाकिस्तान में, कश्मीर, थार डेजर्ट जैसे कि दिडवाना राजस्थान, हिरन वैली गुजरात, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका में तो लगभग आपका पैलियो, मेसो, नियो सबका मिला है। और बेलन वैली मिर्जापुर यूपी। तो आपको साइट से सब ध्यान रखना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ध्यान रखना है। आप क्या करोगे, ये सब का एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे। जब तक आप खुद से भी मेहनत नहीं करोगे, आप जितना ज़्यादा पेपर पेन यूज करोगे, जितना ज़्यादा राइटिंग करोगे, जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतना ही आप एग्जाम क्लियर करने के नज़दीक आओगे। और जितना ही आप सिर्फ सुनोगे, सिर्फ आप कुछ लिखोगे नहीं,
खुद का नोट्स नहीं बनाओगे तो आप उतना ही एग्जाम से दूर जाते जाओगे। तो आप ये बात ध्यान रखना कि आपको शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना है। हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, आपको इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है और शॉर्ट नोट्स आप बनाओ। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमेशा हम लोग से कंसल्ट कर सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप पूछो और ये सारा कुछ आप करो। ये देखो, ये पेंटिंग जो है वो मिला है, ऐसे पेंटिंग किया हुआ रहता था सारा कुछ। ये भीमबेटका में आपको ये पेंटिंग मिला है पैलियोलिथिक एज का। अब हम मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें, मध्य पूर्व पाषाण काल का, तो इस समय लोग फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर और बोरर्स यूज करते थे। टूल्स थोड़ा अब स्मॉल होने, थोड़ा देखो अब जैसे जैसे लोग आदमी का टाइम बीतता गया वो लोग डेवलप होते गए, उनका सामान ज़्यादा डेवलप बनने लगा, तो इसी तरह ये होने लगा। तो टूल्स क्या होता था, अब स्मॉलर, लाइटर और थिनर, छोटा, हल्का और पतला होने लगा। पहले क्या था, भारी था, मोटा था और बहुत भारी भारी होता था, अब ऐसा बड़ा बड़ा होता था, तो अब ऐसा नहीं रहा। अब क्या हुआ, हैंडेक्स में भी अब कमी आ गया, अब लोग और दूसरे दूसरे टूल्स यूज करने लगे। ये टाइम कब से होता था, मेनली 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। अगर इसके हम साइट्स का बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिला है, सोन, नर्मदा तुंगभद्रा रिवर वैली, पोटवार वैली और संगाव केव। संगाव केव कहाँ है, पेशावर पाकिस्तान में। पोटवार वैली भी इंडस और झेलम के बीच में है। अब इसके बाद हम आते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो लास्ट फेज ऑफ आइस एज से कोइंसाइड किया था, जब क्लाइमेट जो है वो कंपैरेटिवली वार्म और कम ह्यूमिड हो गया था। तब इस पीरियड में बहुत सारा इनोवेशंस हुआ टूल्स और टेक्नोलॉजी का। जैसे यहाँ पे आप बोन टूल्स देखो, अपर पैलियो अब और डेवलपमेंट हुआ। अपर पैलियोलिथिक में क्या हुआ, बोन टूल्स यूज करने लगे, हड्डियों से बना हुआ हथियार। इसमें निडल्स आ गया था, पतला पतला सुई की तरह, हार्पून्स, पतला पतला हथियार, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, दोनों साइड से काटने वाला ब्लेड अब डेवलप हो गया था, ठीक है ना। तो ये था आपका फिशिंग टूल्स, फिशिंग टूल्स आ गया, फंसाने वाला टूल जो होता है, बरिन टूल्स, ये अलग अलग तरह के मीन्स हथियार। देखो इससे क्या पता चल रहा है कि हथियार के मिलने के डेवलपमेंट से, हथियार के डेवलपमेंट से लोगों का डेवलपमेंट समझ में आ रहा है कि लोग अब धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, लोग धीरे धीरे नए नए टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर रहे थे। तो इससे सिर्फ एक हथियार मिलने से पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या होता था क्या नहीं है। तो यही सारा कुछ इससे एविडेंसेज हमें मिलता है। इस समय आपका एक इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस, जो अभी हम लोग होमोसेपियन जो है वो इसी समय आए थे। पहले इसके अलग अलग फॉर्म होते थे। इसका टाइम मिलने कब था, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अगर इस समय का हम मेजर साइट्स का बात करें अपर पैलियोलिथिक एज का, तो क्या कहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब जगह पे। और जो बोन टूल्स जो है, हड्डियों से बना हुआ टूल्स, वो कहाँ मिला है, केव साइट्स ऑफ कुरनूल एंड मुच्चेतला, चिंतामणि गावी इन आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश में ये बोन टूल्स मिला है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पैलियोलिथिक एज का या अपर पैलियोलिथिक एज में बोन टूल्स कहाँ पे मिला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिला है। अब हम लोग देखते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज को क्या बोला गया, हंटर्स और हर्डर्स, ठीक है ना। मेसो का मतलब क्या होता है, मिडिल, और लिथिक का मतलब स्टोन, यानी कि मध्य पाषाण युग, ठीक है। और इसीलिए इसको मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग बोला जाता है। ये देखो मध्य पाषाण युग का हथियार ये सब है। अब देखो बर्तन भी बनने लगा, डेवलपमेंट देखो कैसे डेवलपमेंट होने लगा। अब देखो हथियार कितना पतला पतला हो गया, मीन्स डेवलपमेंट लोग कर रहा था। इसीलिए मेसो को, मेसोलिथिक एज को क्या बोला जाता है, मेसोलिथिक एज को मेनली बोला जाता है क्या, बिटवीन एज बिटवीन पैलियो एंड नियो। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच का एज था। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल फेज। मेसो को क्या बोला जाता है, मेसोलिथिक को डेवलपमेंटल फेज, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था। पैलियो से डेवलपमेंट होते होते यहाँ पे इतना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, और वही जब पूरा डेवलपमेंट हो गया तो वो क्या नियो में, लिथिक में आ गए, नियोलिथिक एज वो हो गया। तो ये मेनली क्या था, डेवलपमेंटल फेज था। विकास यहाँ पे चल रहा था, डेवलपमेंट बहुत तेजी से इन लोगों में हो रहा था। देखो ये क्या करता है, इंटरमीडिएट स्टेज है। ये क्या था, इंटरमीडिएट स्टेज था, मध्य युग था पैलियो और नियो के बीच में। मेसो और नियो कल्चर क्या था, वो दोनों लगभग होलोसिन इरा का बिलोंग करते थे,
जो कि आपका प्लेस्टीन इरा के बाद 10,000 साल अगो पहले ये स्टार्ट हुआ था। मेसोलिथिक मैन क्या करते थे, हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग और बाद में ये एनिमल डोमेस्टिकेट करना। देखो डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब ये लोग एनिमल डोमेस्टिकेशन भी बाद में स्टार्ट कर दिया, यानी कि अगर आप बात करो एनिमल डोमेस्टिकेशन कब से स्टार्ट हो गया, तो वो मेसोलिथिक एज से स्टार्ट हो गया। अगर हम मेसोलिथिक एज के फीचर्स का बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, तो यहाँ के पीपल हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग पर रहते थे। फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट हुआ था वो क्या था, डॉग। डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर, यानी कि कुत्ता प्रेम बहुत पहले से है भाई। कुत्ता के प्रति जो प्रेम है वो हमारा पाषाण युग से ही चला आ रहा है। तो अब तो अभी तो अपने उफान पे है, अभी तो कुत्ता प्रेम अपने उफान पे है। ये स्टार्ट पाषाण युग से ही हो गया है। शिप और गोट ये लोग भी रखते थे। देखो पहले लोग कुत्ता क्यों पालते थे, पहले कुत्ता लोग इसलिए पालते थे क्योंकि जब वो जंगल ऐसा में शिकार करने जाते थे, फूड गैदरिंग करने जाते थे, तो कुत्ता उनकी रक्षा करता था। वो भौंकता था, लोगों को डराता था, जंगली जानवरों को भौंक भौंक कर भगाता था। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ता को पालते थे, क्योंकि ये पालतू जानवर था, इसे वो पालते थे, ये इनके अधीन रहता था और इनकी रक्षा करता था। अभी जैसा नहीं था कि कुत्ता को पाल रहे हैं तो ये मेरा स्टेटस सिंबल बन जाए, नहीं। अभी तो लोगों से कुत्ता संभलता नहीं है। देख लो कितना आजकल ये जो स्ट्रीट डॉग सब अटैक कर रहे हैं। और आजकल के सो कॉल्ड एनिमल लवर्स, उन लोग को भाई बाकी सब एनिमल को तुम मार दो, वो नॉनवेज खाते हुए ट्वीट करेंगे, नॉनवेज खाते हुए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिखेंगे, ब्लॉग लिखेंगे कि यहाँ पे कुत्तों को मारा जा रहा है। कुत्ते के प्रति वो लोग पता नहीं क्या प्रेम जाग जाता है। बाकी जानवर के प्रति उनका प्रेम नहीं जागेगा, वो खुद नॉनवेज खा रहे होते हैं। बट यहाँ पे देखो, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले जानवर को पालने के पीछे कुछ रीजन होता था, अभी तो बस स्टेटस सिंबल में पाल रहे हैं। और क्या, सीप और गोट, भेड़ बकरी भी उसमें पाला जाता था, यानी कि कुत्ता, भेड़, बकरी ये सब कॉमन एनिमल्स पालने का था। अब ये लो देखो पहले क्या था, अगर हम पैलियोलिथिक एज का बात करें तो उसमें इन लोग के पास अपना शेल्टर्स नहीं था, कहीं पे गुफा में, पत्थर के नीचे, कोई वैली ये सब में रह गए। लेकिन अब ये लोग सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स बनाने लगे। अब जब ये लोग एनिमल डोमेस्टिकेट सब करने लगे तो अब ये लोग धीरे धीरे अपना हल्का हल्का सेमी परमानेंट सब घर भी बनाने लगे, जो कि जैसे कहीं केव्स को हथियार कर लिया, केव्स को ही अपना घर बना लिया, बहुत दिन तक तो केव्स में रहे। कोई ओपन ग्राउंड है वहां पे छावनी जैसा बना के वहां पे रहने लगे। तो इस तरह से ये करने लगे। और देखो इस समय के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे, यानी कि मृत्यु के बाद वाले जीवन, क्योंकि इस समय का जो डेड बॉडी है उसके साथ फूड आइटम्स और दूसरा दूसरा सामान मिला है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे कि ये मृत्यु के बाद जो जीवन है, अगर हम अभी सामान रख देंगे तो वो मृत्यु के बाद वाला जीवन इसका क्या है, ज़्यादा आसान हो जाएगा, उन्हें ज़रूरत का सामान सब मिल जाएगा। इस समय का जो टूल्स था वो माइक्रोलिथ्स था, बहुत छोटा छोटा टूल सब बने जो हम आपको दिखाए थे। इसमें का टूल्स बहुत छोटा छोटा था, ये सिलिका का, चैल्केडोनी का, चर्ट का, ये सब और सब ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप का भी था। ये लोग बहुत अब डेवलप कर गए थे। और ये सिर्फ टूल्स ही नहीं बल्कि और 2-3 अलग अलग पत्थरों को मिलाकर कंपोजिट टूल्स बनाते थे, स्पीयर हेड्स, एरो, सिक्कल्स, ये सब इसमें और बनाने लगे, जो कि लकड़ी या हड्डी का बना होता था, बोन का बना होता था। देखो यहाँ पे लोग अब मेसोलिथिक मैन क्या किए, कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिए। देख रहे हो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। पैलियोलिथिक में कोई कपड़ा नहीं पहनता था, अब ये लोग एनिमल के स्किन का कपड़ा पहनने लगे। ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनी कहाँ पे, गंगा प्लेन्स में हैपन हुआ इसी टाइम में। अब इस टाइम में लोग सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, यानी कि अब ये धीरे धीरे नियोलिथिक फेज में आने लगे और यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। लास्ट फेज ऑफ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। अब देखो मेसोलिथिक के लास्ट टाइम तक प्लांट कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गया, यानी कि ये लोग अब उपजाने भी लगे, खेती भी करना स्टार्ट कर दिए। मेसोलिथिक इरा में क्या है, रॉक आर्ट है, जो कि प्री हिस्ट्री के बारे में सब कुछ हमें बताता है। फर्स्ट रॉक पेंटिंग कहाँ पे मिला है, वो मिला है आपका सोहागी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी में। यूपी कैमूर हिल्स के पास में ये सोहागी घाट है, वहां पे सबसे पहला रॉक पेंटिंग हमें मिला है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखना। और सीन्स जो है क्या मिला है, एनिमल डोमिनेंस का सीन मिला है सारे मेसोलिथिक आर्ट साइट्स में। हाँ,
कोई भी मेसोलिथिक पेंटिंग में स्नेक्स नहीं मिला है, यानी कि जानवरों का पेंटिंग बहुत मिला है, हर पेंटिंग में जानवर डोमिनेट किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पे स्नेक्स नहीं मिला है, सांप कहीं पे नहीं मिला है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स की बात करें जो है कौन कौन सा है, तो बागोर राजस्थान में, रिवर कोठारी पे है सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बढ़िया डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इंडिया में कौन है, बागोर। तो भाई इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि इंडिया में सबसे बड़ा मेसोलिथिक और सबसे अच्छे से डॉक्यूमेंटेड कौन सा है, तो वो बागोर है। मेसोलिथिक यहाँ पे क्या मिला है, माइक्रोलिथ अलोंग विथ एनिमल बोन एंड सेल्स। उसके बाद आदमगढ़ और बागोर दोनों क्या है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बागोर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में क्या करता है, क्या बताया है, यहाँ पे हमें सबसे पहले एविडेंस मिला है किस चीज का, एनिमल डोमेस्टिकेशन का। और कौन कौन सा साइट्स है, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु, बिरवानपुर इन वेस्ट बंगाल, सराय नाहराय नियर इलाहाबाद, प्रतापगढ़ एरिया ऑफ महादोहा यूपी। ये सब जगह पे जहाँ पे हमें क्या मिला है, बोन आर्टिफैक्ट्स, हड्डी मिला है, और यहाँ पे एरोहेड्स और बोन ऑर्नामेंट्स मिला है। देखो गहना भी मिला है, किसी का गहना, हड्डियों का बना हुआ गहना, यानी कि लोग अब गहना पहनना भी, ऑर्नामेंट्स भी पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या, बोन ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का एनिमल जैसे रायनो, ब्लैक बक, ये सब कहाँ मिला है, लांगंज से मिला है। लांगंज कहाँ है, गुजरात में आपका है। वहां पे पोट्री हर जगह पे लगभग एब्सेंट था, लेकिन लांगंज में पोट्री भी मिला है। और पोट्री कहाँ मिला है, कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर। इंडिया में लगभग कितने साइट्स हैं, 150 मेसोलिथिक साइट्स इंडिया में। इंडिया में कितने मेसोलिथिक साइट्स हैं, लगभग 150। अब हम लोग देखते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को क्या बोला गया, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज, यानी कि अब लोग फूड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए, अब लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए। जब एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया, सेमी परमानेंट या परमानेंट सेटलमेंट्स हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है लोग अब खेती करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। ठीक है, देखो पैलियो को क्या बोला गया, हंटर एंड फूड गैदरर्स। मेसो को क्या बोला गया, हंटर एंड हर्डर्स। नियो को क्या बोला गया, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। तो ये सब आप ध्यान रखना कि किसका क्या नाम कैसे, इसी से आपको सब कुछ पता चलेगा। बस ये दो वर्ड से, जैसे आपका क्या है, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, ये दो सेंटेंस से आपको पूरा पैलियोलिथिक के बारे में पता चलेगा कि लोग वहां के कैसे थे। सेकंड, मेसो में अगर आप हंटर्स और गैदरर्स का, हार्डर्स का बात करो, तो आपको हंटर्स और हार्डर्स ये दो वर्ड से पूरा पता चल जाएगा। उसी तरह आपका नियो में फूड प्रोड्यूसिंग, यानी कि फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। नॉर्दर्न इंडिया में नियोलिथिक एज का भी इमर्ज हुआ लगभग 8000 से 6000 ईसा पूर्व के टाइम में, लेकिन वही साउथ और ईस्टर्न इंडिया में ये 1000, यहाँ से 1000 साल बाद पता चला। उसके जो साइट्स मिले हैं नियोलिथिक एज का, वो यहाँ पे 8000 6000 ईसा पूर्व के है, लेकिन यहाँ पे उससे 1000 बाद का मिला है, यानी कि यहाँ पे मोस्टली 5000 ईसा पूर्व के अराउंड का साइट्स मिला है। इसको और क्या, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेज हुए मैन के सोशल इकोनॉमिक लाइफ में। यहाँ पे लोग क्या किए, सेटलमेंट्स होने लगा, खेती होने लगा, सारा कुछ, तो इसीलिए इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नवपाषाण क्रांति भी बोला जाता है, नवपाषाण क्रांति बोला जाता है। ये देखो, ये नियोलिथिक, इसके अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग हथियार है, सारा कुछ यहाँ पे है। अगर हम फीचर्स का बात करें, नियोलिथिक एज का क्या क्या फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर है, तो सबसे पहला फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी कि इस समय फूड प्रोडक्शन, धान की उपज होने लगा था। नियोलिथिक मैन कल्टीवेट क्या करते थे, फ्रूट्स कल्टीवेट करते थे, कॉर्न जैसे रागी हुआ, हॉर्स ग्राम हुआ, कुलाठी जिसको बोलते हैं। और ये एनिमल में कैटल, अब कैटल का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया। सिप, गोट तो पहले से ही हो रहा था, अब कैटल का भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ। जैसे नियोलिथिक मैन क्या इनोवेट किए, प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स, जैसे कि पॉलिश्ड, पेक्ड और ग्राउंड स्टोन टूल्स, बहुत अच्छा अच्छा टूल्स लोग बनाने लगे। अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड का बात करें तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक्सेज विथ कर्व कटिंग एज, ये जो होता था वो बहुत कर्व में रहता था, और रेक्टेंगुलर एक्सेज। नॉर्दर्न का बात करें तो पॉलिश्ड, बहुत अच्छा से पॉलिश किया हुआ, चमकता हुआ स्टोन का एक्सेज मिला है, और उसका बट कैसा होता था, रेक्टेंगुलर बट होता था, और ये शोल्डर होज भी होता था।
एक्सेज विथ ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड वर्ड कहाँ मिला है, साउदर्न इंडिया में। तो ये आपका मेजर इनोवेशन का अलग अलग पार्ट। एक्सेज से कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी से ऐसे पता किया कि लोगों का क्या कहाँ पे कैसा रहन सहन था, ये सारा कुछ पता चलता है। अगर हम पोट्री का बात करें, बर्तन का बात करें, तो नियोलिथिक इरा में पहला मेड पोट्री मिला है, हाथ के द्वारा बनाया गया था, और बाद में इसको पोटर व्हील्स यानी कि वो जो कुम्हार का वो जो बनाने वाला जो रहता उसका भी ये लोग यूज करते थे। और ये क्या ब्लैक वर्निश्ड वेयर होता था, ग्रे वेयर होता था और मैट इम्प्रेस्ड वेयर होता था। देखिए अलग अलग तरह के अलग अलग डिजाइन का बर्तन भी लोग बनाने लगे, इसीलिए इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला जाता है। पोट्री जो था इसमें का वो 4 पार्ट में मेनली डिवाइड था, अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, जैसे ग्रे वेयर, ब्लैक वर्निश्ड वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, इस तरह से ये सारा कुछ। और एक क्या होता था, एक जो होता था वो बिना वर्निश का, बिना पकाए हुए ऐसे ही रहता था। तो ये अलग अलग तरह का आपको यहाँ पे बर्तन मिलने लगा। कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी यानी कि स्वराज, ग्राम स्वराज जो महात्मा गांधी जी का था, ग्राम स्वराज, वो उस समय स्टार्ट हो गया था। ये लोग विलेज कम्युनिटी क्या होता था, सेल्फ सफिशिएंट होता था। एक गांव जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, वो किसी और की हेल्प नहीं लेता था। पीपुल ज़्यादा सेटल्ड लाइफ बिताने लगे। और यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेज होता था, ये मड और रीड ये सब का बना होता था, ठीक है ना। और इसको यही होता है कि नाव कैसे बनाते हैं, ये लोग कॉटन बुनना भी जानते थे, ऊन भी जानते थे, और इवन कि कपड़ा बुनना भी इनको आता था। ये लोग बहुत डेवलप कर गए थे। अब देखो, अब जब डेवलपमेंट हो रहा है तो डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगा। सेक्स और एज के बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर था, मेल और फीमेल, यंगर, ओल्डर, ये सब के बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर था, अलग अलग डिवीजन था। तो सोसाइटी जो था प्रोग्रेस किया, एडिशनल लेबर को रिकॉग्नाइज किया गया, और लेबर जो होते थे वो नॉन किंगशिप सब का, इस तरह से सारा कुछ आपका नॉन किंग ग्रुप्स इस तरह से होने लगा। अगर इंपॉर्टेंट साइट्स का हम बात करें नियोलिथिक साइट्स में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइट क्या है, बुरजोहम। बुरजोहम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे क्या मिला है, रेक्टेंगुलर चॉपर मिला है, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स मिला है जो कि अपने मास्टर के साथ ग्रेव्स में, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ, जिंदगी, मृत्यु के बाद की जिंदगी जो था उस पर लोग विश्वास रखते। और एक गुफकरल, गुफकरल कहाँ, जम्मू, यहाँ पे क्या मिला है, पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि ये घर है, ठीक है ना, तो इसका 3/4 पार्ट जो है वो कहाँ रहेगा, जमीन के नीचे, यानी कि इतना पार्ट आपका जमीन के नीचे रहेगा, गड्ढा करके बनाया रहेगा, और मात्र 1/4 पार्ट जो है वो आपका जमीन के ऊपर रहता है। इसी को बोलते हैं पिट ड्वेलिंग। स्टोन टूल्स मिला है, ग्रेवयार्ड्स मिला है जो कि विद इन हाउस होल्ड यहाँ पे लोकेटेड, यानी कि घर में ही ग्रेवयार्ड्स मिला है। लोग बाहर नहीं जाते थे, जहां जिसका घर है वो मरा, उसको उसी के घर में दफना दिया जाता था। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। कहाँ कहाँ पे यह साइट्स क्या है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है, पिकली हल है। यहाँ पे कैटल हर्डिंग का प्रूफ मिला है, मवेशी का मिला है। बुद्धिहाल में कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन और फेस्टिंग का मिला है, यानी कि लोग एक साथ खाना बनाते थे, एक साथ फिस्ट पार्टी वार्टी करते थे, एक साथ एंजॉय का, ये सब कुछ मिला है। टेकलकोट्टा इन कर्नाटका, ये लोग साइट्स है। पीएमपल्ली तमिलनाडु, उत्तनूर इन आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है आपका नियोलिथिक साइट्स है। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो गारो हिल्स इन मेघालय, चिरांद इन बिहार, यहाँ पे क्या मिला है, बोन इम्प्लीमेंट्स मिला है, जैसे कि जो कि एंटलक्स का होता था, हिरन का होता था। सराय खोला कहाँ है, टक्सिला इन पुटवार प्लेटू, अमरी, कोटडीजी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोला जाता था। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ये सब जो है ये सब मिला है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहाँ था, बेलन वैली में। यूनिट टाइम प्रोसेस 3 फोल्ड ऑफ न्योलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन से सबका यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिला है। और राइस कल्टीवेशन, दुनिया में सबसे पहले राइस कल्टीवेशन कहाँ पे मिला है, कोल्डी हवा में, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है आपका राइस हस्क और चावल का भूसी यहाँ पे मिला है। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो बेलन वैली में है। यहाँ पे पोट्री का अर्लीस्ट एविडेंस मिला है, यानी कि सबसे पहले मिट्टी का बर्तन का उपयोग कहीं पे हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, चौपानी मांडो में। आपको ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेलन वैली कहाँ पे था, नॉर्दर्न साइड्स में था, विंध्यास क्या,
और मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली। यहाँ सब पे तीनों फेज मिला है, पैलियोलिथिक सेटलमेंट, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों फेज का यहाँ पे सेटलमेंट आपका बेलन वैली और नर्मदा वैली में मिला है। अब आते हैं हम लोग चाल्कोलिथिक एज में, या तो फिर इसको ताम्रपाषाण युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताम्रपाषाण युग। ये 3000 से 500 ईसा पूर्व तक रहा था और इसमें क्या हुआ था, मेटल और स्टोन का यूज होने लगा था। यानी कि पहले सिर्फ स्टोन टूल्स यूज होते थे, अब मेटल भी यूज होने लगा। खास करके कौन सा मेटल? कॉपर और ब्रोंज, तांबा और कॉपर। ये फर्स्ट मेटल जो था कौन सा यूज हुआ? कॉपर। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहला मेटल यूज कौन सा हुआ था, तो वो हुआ था कॉपर, सबसे पहला मेटल। और ये लोग ब्रोंज का भी यूज करते थे। ये देखो, ये रिमेन्स जो है वो आहार साइट से मिला है, चाल्कोलिथिक साइट से आहार से ये रिमेन्स मिला है। चाल्कोलिथिक पीपुल जो थे वो क्या डोमेस्टिकेट करते थे? देखो, अब चाल्कोलिथिक में ताम्रपाषाण युग में गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस और डियर, ये सब का भी ये लोग अब डोमेस्टिकेट करने लगे थे। ये आपको और ध्यान में होगा कि ये लोग क्या करते थे, या एक बात याद रखना, ये गाय, बकरी, भेड़, ये सब का जो पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये मिल्क के लिए पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, ये इसको बाद में खा जाएंगे। यानी कि वो लोग स्लाउटर्ड फॉर फूड के लिए पालन पोषण करते थे, ना कि फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट के लिए। जैसे अभी भी ये वाला ट्रेडिशन, एक जो ट्राइबल्स ग्रुप है वो अभी भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और वो कौन है? गोंड पीपुल ऑफ बस्तर। बस्तर में जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो अभी भी जानवरों का पालन पोषण किस लिए करते हैं? फूड के लिए करते हैं, ना कि उनके बाई प्रोडक्ट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए या मिल्क के लिए करते हैं। बीट और राइस अब मुख्य भोजन हो गया। इसके अलावा बाजरा भी उगाया जाता था। बहुत सारे दाल जैसे लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी, ये सारा कुछ उगाया जाता था। और ईस्टर्न रीजन में जो पूर्वी क्षेत्र में के लोग थे वो माछ भात, मछली भात खाते थे, जो कि अभी भी बंगाल साइड या बिहार के उधर साइड में फेमस है मछली भात, वो उस समय भी खाते थे। ये लोग क्या करते थे? स्लैश और बर्न और झूम कल्टीवेशन, यानी कि ये लोग जब जहाँ पे रहे वहाँ के एरिया को जला दिए, वहाँ पे कुछ दिन खेती किए, उसके बाद फिर एरिया को चेंज करके फिर कहीं गए, वहाँ पे साफ सफाई किए, फिर वहाँ पे खेती किए। स्लैश एंड बर्न जिसको बोलते हैं। नाइदर प्लाव नॉर द हो हैज बीन फाउंड एट एनी साइट्स ऑफ दिस पीरियड। इस टाइम में चाल्कोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण युग में कहीं पे हल ऐसा या जोतने वाला सामान कहीं पे नहीं मिला है। ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री यूज करते थे, अलग अलग टाइप्स ऑफ बर्तन यूज करते थे, जिसमें सबसे पॉपुलर क्या था? ब्लैक एंड रेड पोट्री। ब्लैक एंड रेड पोट्री क्या होता था? जो सरफेस जो है वो रेड है और उस पर ब्लैक का डिजाइनिंग है। जैसे ये आपको आप मान लो कि ये पोट्री है, ठीक है, तो सरफेस क्या हुआ? रेड हो गया और इस पे आपका ब्लैक का डिजाइन ऐसे बनाया हुआ, ब्लैक का डिजाइन बनाया हुआ है। ये ब्लैक का डिजाइन ये लोग बना दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसा यहाँ पे बनाया जाता था। और पोटर्स व्हील भी ये लोग यूज करते थे, पेंटेड विथ व्हाइट लाइन डिजाइन। वो पोटर्स व्हील और उसके ऊपर फिर से ये लोग व्हाइट लाइन का डिजाइनिंग भी बनाते थे। ये लोग उतना ज्यादा वर्न्ट ब्रिक का यूज नहीं करते थे, और घर कैसा होता था? ये लोग घर झोपड़पट्टी और मड ब्रिक्स का, मिट्टी के ईंटों का बना हुआ होता था। इकोनॉमी क्या था? विलेज बेस्ड इकोनॉमी था, ग्राम आधारित इकोनॉमी था। और चाल्कोलिथिक एरा पीपुल राइटिंग नहीं जानते थे, डोंट नो यूज ऑफ राइटिंग। विलेज छोटा होता था, हट्स जो होता था वो एक दूसरे के एकदम, जैसे अभी हम लोग एकदम घर सटा सटा के बना देते हैं ना, वैसे ये लोग बनाते थे। ये लोग क्या करते थे? स्मॉल क्ले इमेज ऑफ अर्थ गॉडेस जो है वो चाल्कोलिथिक साइट से मिला है। यानी कि लोग पूजा पाठ करते थे, मदर गॉडेस का पूजा करते थे, इसलिए इस नाम क्या बोलते हैं? ये लोग मदर गॉडेस का पूजा करते थे। जैसे कि मालवा और राजस्थान में स्टाइलिश बुल मिला है, टेराकोटा का बना हुआ, जो कि ये रिलीजियस कल्ट के रूप में माना गया है। अगर हम इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट्स का बात करें तो क्या था? सबसे पहले कौन है? आहार, जो कि बनास वैली साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है। यहाँ के लोग क्या करते थे? स्मेल्टिंग और मेटलर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे मेटल का बहुत काम होता था, और ये लोग कॉपर टूल्स बनाते थे। यहाँ खेती चावल की खेती होती थी। उसके बाद गिलुंड बनास वैली राजस्थान में है, यहाँ पे स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री का डिस्कवर हुआ है। डैमाबाद अहमदनगर गुजरात में है, जो कि
सबसे बड़ा जोड़वे कल्चर साइट्स गोदावरी वैली में है। मालवा मध्य प्रदेश, ये क्या एविडेंस प्रोवाइड करता है, रिचेस्ट चाइकोलिथिक क्रेमिक्स, एल्सो स्पिंडल वॉल्स, ये सब का यहाँ पे मिला है। कायथा मध्य प्रदेश का बात करें तो हाउसेज है मड प्लास्टर, मिट्टी से प्लास्टर किया हुआ घर मिला है, फ्लोर मिलता है, और यहाँ पे प्री हड़प्पन एलिमेंट्स भी मिला है, यानी कि 3400 सेंचुरी में लगभग हड़प्पन साइट स्टार्ट हुआ था, तो ये भी यहाँ पे मिला है। चिरांद, सेन्नूर, सोनपुर बिहार में है, महिषादल वेस्ट बंगाल में है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चाइकोलिथिक साइट्स हैं। उसके अलावा सोनागांव, इनाम गांव, नासिक महाराष्ट्र में है, ये सब में लार्ज मड हाउसेज मिला है विथ ओवेंस एंड सर्कुलर पिट हाउस हैव बीन डिस्कवर्ड। नब्दा टोली नर्मदा, यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट चाइकोलिथिक सेटलमेंट्स इन द कंट्री, कंट्री का सबसे बड़ा जो नियोलिथिक सेटलमेंट है वो कहाँ मिला है, आपका नब्दा टोली में मिला है, और ये 10 हेक्टेयर्स में लगभग फैला हुआ था और यहाँ पे खेती होता था। नेवासा महाराष्ट्र, ईरान मध्य प्रदेश, यहाँ पे नॉन हड़प्पन कल्चर का बारे में पता चला है। ठीक है, तो इस तरह से आज ये हमारा स्टोन एज जो है, स्टोन एज कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, आपको भी मेहनत करना होगा। आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत आपके लिए हम करेंगे। ठीक है, आप मेहनत करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, जो भी डाउट्स हो वो आप पूछो, कांटेक्ट करो, आप पूछो हम लोग से, और हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करो, कमेंट्स करो अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। अगले क्लास में हम आपको, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन बता दिए थे आप लोग को, इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था। इनके खत्म होने के बाद क्या है, आर्यंस आए थे, यानी कि अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये पढ़ेंगे, और ये क्या था एक्चुअली में, विलेज बेस्ड सिविलाइजेशन था, यानी कि ये ग्राम आधारित सिविलाइजेशन था। ठीक है ना, तो ये हम लोग अगले क्लास में वैदिक एज पढ़ेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।